हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एमपीपीएससी का यूनिट 10 का पार्ट है। यूनिट 10 में आपके बहुत सारे कमीशन दिए गए हैं, उसमें से एक है इलेक्शन कमीशन। एमपीपीएससी के प्री के क्वेश्चन की बात करें तो 2021 और 2020 दोनों में ही 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 10-10 क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 8 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, किस पार्ट में है इलेक्शन कमीशन के बारे में। यह है आपका पार्ट 15। ये याद रखना है, पार्ट 15 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक। ठीक है, तो जो आपका 329 ए है ये रिपील हो चुका है, इसलिए अभी हम कहां तक पढ़ेंगे? 324 से लेके 329 आर्टिकल तक। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है आर्टिकल 324 से लेके 329 और पार्ट आपका 15। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आगे देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इज द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। ये आपका सही है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। ये भी सही है। ये 25 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, ये वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है सेलिब्रेट, तो ये हो गया आपका असर्शन। और रीजन जो है वो क्या है कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये हो गया आपका रीजन। तो असर्शन और रीजन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इसमें से तीनों जो है वो आपके सही हैं। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और 2023 की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट नन, कोई भी फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर सेमी ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये है आपका ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 का ये पार्ट है। ठीक है, पार्ट 15 में दिया हुआ है आर्टिकल, मैंने बताया आपको 324 से लेके 329 तक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई और ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज सुकुमार सेन। तो ये सही है आपका। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज वीएस कांता देवी। तो ये कांता देवी नहीं है, ये है आपकी रमा देवी जी। ठीक है, रमा देवी थी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार। ये आपका सही है आंसर। तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया? 2 ओनली। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वुमेन कौन थी? रमा देवी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दो अलग से जो अपने इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो कौन है? एक तो है अरुण गोयल, ठीक है, और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो ये अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं। और अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? राजीव कुमार। ये अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूं मैं, प्रेजेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोविजन हाँ बना हुआ है, किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 324 2 में। ठीक है, 324 2 में है, लिखा हुआ है वहां पे कि जो अपने प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जितने भी रिक्वायर होंगे इलेक्शन कमिश्नर। ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइडेड नहीं है। मतलब सिर्फ ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है
वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, जितने जरूरत होंगे उतने। ये नहीं बोला गया है कि 3, 4, 5 कितने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है। अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर बाय द पार्लियामेंट, ये याद रखना है, ये पार्लियामेंट में नहीं है। रीजनल कमिश्नर के बारे में भी किस में दिया हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। आर्टिकल कौन सा है, ये है आर्टिकल 324(4), ये याद रखना है। ये आर्टिकल आपको ऐसे ही पूरे याद करने पड़ेंगे। 324(2) में क्या दिया हुआ है कि आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अन्य जो अदर हैं इलेक्शन कमिश्नर होंगे। डिसाइड कौन करेगा कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है, उस लॉ के द्वारा। और यहाँ पे 324(4) में क्या है कि रीजनल कमिश्नर होंगे, ये भी कौन करेगा, ये भी अपॉइंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट ही, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। किससे पूछकर, इलेक्शन कमीशन से पूछकर। इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि बताइए आपको रीजनल कमिश्नर की जरूरत है या नहीं, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे रीजनल कमिश्नर। तो ये पार्लियामेंट के किसी लॉ में नहीं दिया हुआ है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में किस में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ओनली 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324(1) द इलेक्शन कमीशन हैज नॉट बीन गिवन द टास्क ऑफ इलेक्शन ऑफ whom, किसका इलेक्शन नहीं करवाता है, तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में भी आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा, और जो आपका स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब का जो इलेक्शन है वो कौन करवाएगा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, इलेक्शन कमीशन, एक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा, पांचवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और छठवा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन 6 इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो इसमें से हैज नॉट बीन गिवन द टास्क ऑफ इलेक्शन, तो किसका है, ये इसका आंसर हो गया आपका गवर्नर। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता वैसे भी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, आई होप। आगे देखते हैं। हु डिसाइड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं अपने प्रेसिडेंट, ठीक है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 324(5) में दिया हुआ है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट रूल बनाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट रूल बनाएगी और उस रूल से डिसाइड करेंगे कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, तो ये दोनों हैं, याद रखना है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 324(5) में, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इज, स्वीप फुल फॉर्म इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो स्वीप का फुल फॉर्म, तो ये तो बिल्कुल सही है, इट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वोटर्स, प्रमोटिंग एजुकेशन अबाउट द इलेक्शन एंड वोटर्स रोल इन इट, तो ये भी सही है, ठीक है। स्वीप जो है आपके इलेक्शन कमीशन का, ये याद रखना है, इलेक्शन कमीशन का क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है, वोटर्स के बीच कि वोटर्स का रोल क्या है इलेक्शन में और कैसे उनके एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट नन, क्योंकि दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑन विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड, तो ये सही है। जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये याद रखना, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कैसे रिमूव होगा, ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे कि होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इनके लिए ग्राउंड क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ग्राउंड बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए। एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही दोनों ग्राउंड दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, तो यही सेम ग्राउंड किसके लिए यूज होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। और ये लिखा कहां पे हुआ है? ठीक है, ये लिखा है आपके आर्टिकल 324(5) में। ठीक है, तो ये आपके जो 5 है, 5 में ही लिखा हुआ है कि रिमूव कैसे करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है, ये याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करेंगे? ऑन द सेम ग्राउंड ऑन विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। ठीक है, अब रिमूवल में ये तो मैंने बताया ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। इसके अलावा पार्लियामेंट के बोथ हाउस से क्या होना चाहिए? रिमूवल मोशन पास होना चाहिए। और उसके लिए मेजॉरिटी कौन सी लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। उसके साथ साथ 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपका हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। इस स्पेशल मेजॉरिटी से जब आपका रिमूवल का जो मोशन है वो पास होगा दोनों सदनों से, तब कहीं जाके आपका सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। इसी प्रोसेस द्वारा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होगा। ठीक है, ये याद रखना है। फॉर दिस अ स्पेशल मेजॉरिटी शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें याद रखना है यहाँ पे कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं चाहिए होता है, सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ से चाहिए? पार्लियामेंट से चाहिए। तो इसलिए आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा? ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 आपका ट्रू स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसके साथ ही याद रखिएगा जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में, उनको कैसे हटाते हैं? उनको रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ही। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ही, लेकिन कैसे करेंगे? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। ये शब्द याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ तभी हटा सकते हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये याद रखना है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी? आर्टिकल 324(5) में। ठीक है, 324(5), ये याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है, दोनों के रिमूवल के बारे में दिया हुआ है 324(5) में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट। Article 324(5) empowers the President to change the condition of service of the Chief Election Commissioner and Election Commissioner at any time। ये चीज याद रखनी है आपको। The Election Commissioner, the Chief Election Commissioner and Election Commissioner can be removed from office at any time by the President। तो ये जो आपको मैंने भी बताया रिमूवल के बारे में कहाँ दिया हुआ है? 324(5) में। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि आपके सर्विस कंडीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की क्या होंगी, ये भी 324(5) में ही दिया हुआ है। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे सर्विस कंडीशन और टेन्योर के बारे में। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड है कि अपॉइंटमेंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप सर्विस कंडीशन जो है वो वेरी नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज। मतलब आप निगेटिव वे में चेंज नहीं कर सकते सर्विस कंडीशन को। जैसे आपने शुरू में बोला कि हम आपको 20,000 रुपए देंगे, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सिर्फ 20,000 रुपए देंगे सैलरी। ठीक है,
लेकिन फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बात नहीं मानी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बोल दिया नहीं अब हम 10,000 ही देंगे सैलरी। ठीक है, तो ये चेंज नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशन। ठीक है, ये भी दी हुई है 324(5) में। करेगा कौन? प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, चेंज कर सकते हैं सर्विस कंडीशन, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद नहीं कर सकते चेंज, ये याद रखना है। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। एट एनी टाइम ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेन्योर है वो फिक्स है। कितना फिक्स है? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के लिए यही टेन्योर है। ठीक है, तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कब तक है? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इन्हें रिमूव करना भी है तो मैंने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट से आपको रिमूवल मोशन पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल मोशन पास करवाना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तब रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। तो आपका ट्रू स्टेटमेंट, तो इसमें से नन, कोई भी ट्रू नहीं है। पहला वाला भी गलत है क्योंकि एट एनी टाइम क्या कर सकते हैं? चेंज द कंडीशन। तो 324(5) में लिखा हुआ है कि किसी भी टाइम नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट होने के बाद आप सर्विस कंडीशन में डिसएडवांटेज के लिए कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी है कि रिमूव नहीं कर सकते एट एनी टाइम, क्योंकि इनका टेन्योर एक फिक्स है। ये मैंने बताया कि संविधान में तो लिखा नहीं हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि टेन्योर कितना होगा, 6 ईयर या 65 ईयर। ये आपको मिलेगा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ठीक है, तो 1991 में एक एक्ट बनाया गया सर्विस कंडीशन के लिए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। उसमें यह बताया गया है कि टेन्योर कितना होगा। ठीक है, 6 साल और 65 साल, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये सही है। ये आपके आर्टिकल 324(3) में दिया हुआ है। ठीक है, 2 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 1 से चालू करते हैं। आर्टिकल 324(1) में क्या दिया हुआ है? इलेक्शन कमीशन के बारे में। 324(2) में क्या दिया हुआ है? 324(2) में दिया हुआ है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दोनों की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। फिर आ गया 324(3). 324(3) में है प्रेसिडेंट जब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे तो उसके बाद जो आपका चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन का, वो कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये याद रखना है, इस आर्टिकल में ही दिया हुआ है। मतलब संविधान में ही हमने डिसाइड कर दिया कि आपका चेयरमैन कौन होगा इलेक्शन कमीशन का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इफ द इलेक्शन कमिश्नर्स डू नॉट एग्री ऑन एनी इशू द डिसीजन मेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुड बी फाइनल। ठीक है, तो ऐसा है क्या? चेयरमैन तो हमने बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है एग्री नहीं करते हैं किसी भी बात पे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात फाइनल नहीं होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, सर्विस कंडीशन एक्ट 1991, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अमेंडमेंट भी बहुत सारे हो चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, क्योंकि अब 3 लोग हैं, 3 लोगों में अगर डिस्प्यूट होगा तो फाइनल बात किसकी मानी जाएगी? मेजॉरिटी की मानी जाएगी। मतलब जो आपके चेयरमैन है वो तो जरूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है, फाइनल डिसीजन कैसे होगा? मेजॉरिटी से होगा। मतलब अगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मना भी करेंगे तो भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का जो सर्विस ऑफ कंडीशन एक्ट है 1991। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपका सेकेंड वाला जो हो गया वो हो गया फॉल्स। ठीक है, ये आपका ओनली 2 फॉल्स है।
आगे देखते हैं, स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही लिए हैं क्योंकि इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप 2020 का देखेंगे और 21 का पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी आपको ऐसे ही करवा रही हूँ। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ Chief Election Commissioner shall be for a period of 6 years from the date on which he enters upon the office or till he attains the age of 65 year। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे टेन्योर की बात की गई है, 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और ये काउंट कब से होता है, 6 साल या 65 साल, ऑन विच ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस, ठीक है। एन इलेक्शन कमिश्नर में एट एनी टाइम, ये इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, एड्रेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड ही मे रिजाइन हिज ऑफिस। तो यहाँ रिजाइन की बात की गई है कि अपने जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिजाइन करेंगे तो किसको राइटिंग में देंगे, वो देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी जो पावर है, पावर अभी आपने देखा मेजॉरिटी की मानी जा रही है, मतलब पावर इक्वल मानी गई है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने चेयरमैन जरूर बनाया लेकिन पावर इक्वल ही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर की। इसलिए जब इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करेगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लिखेगा। तो ये जब रिजाइन करेंगे, ठीक है, रिजाइन करेंगे तो किसको लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रेसिडेंट को, चाहे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, ये दोनों रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका कौन सा हुआ, सेकेंड वाला, तो ओनली 2, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका 2020 और 21 में पूछा गया है, मतलब सेम क्वेश्चन था, कॉपी हुआ था, 20 में भी वही था और 21 में भी वही था, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 और 21 में, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रेजिंग अवेयरनेस अमंग वोटर्स, डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ये याद रखना है कि ये आपका आंसर है कि यहाँ पे नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किस शेड्यूल में है, ये शेड्यूल 10 में है, ठीक है। कब ऐड किया गया, ये ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया है, 1985 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने शेड्यूल 10 में ऐड किया था, ठीक है। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो कौन डिसाइड करता है, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो, और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो, ठीक है। तो जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड नहीं करता है। आगे देखते हैं, चेक ट्रू स्टेटमेंट्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड फ्रॉम 1989। Indian Constitution provides power to President to appoint 2 other election commissioner under Article 324(2). तो इसमें पहला देखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर के साथ अपॉइंट किया जा रहा है फ्रॉम 1989। तो ये आपका गलत है। क्यों? सबसे पहले हमने 1989 में तो अपॉइंट किया था 2 इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन 1990 में ही हमने क्या कर दिया था, इसको बंद कर दिया था, ठीक है। फिर हमने 1993 से अगेन 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चालू किया और तब से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो याद रखना है 1989 से कंटिन्यू नहीं है, 1993 से फिर कंटिन्यू है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 324(2). तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो है 2 वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूर देता है पावर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन ये जो आपका नंबर है, नंबर डिसाइडेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 324(2) में क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, ठीक है। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, तो ये नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है तो पहला भी देखिए आप गलत हो गया, ठीक है, और दूसरा भी गलत हो गया, तो ये हो गया आपका नन, कोई भी ट्रू नहीं है। पहले में ये है कि 1989 से नहीं है, 1993 से कंटिन्यू है 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है, और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जो नंबर है वो डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट लॉ बना के, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।